हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सांख्यिकी का मतलब क्या होता है। अर्थपूर्ण रचनाएं, सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। देखो, अर्थपूर्ण सूचना यानी कि ऐसी सूचनाएं जो हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन का काम करें। ठीक है, हमें ऐसी दूसरी चीज़ों के साथ कंपैरिजन करने में आसानी रहे। जैसे कि हमने एक साल के अंदर हर चीज़ों के रेट को पता लगा लिया, फिर अगले साल की हर चीज़ों के रेट को पता लगा लिया। हमने दो अलग अलग चीज़ों के प्राइस को देख लिया, फिर उन दोनों में कंपेयर करने में हमें आसानी होती है कि पिछले समय में और इस समय में दोनों के प्राइस में क्या चेंजेस आया है। या फिर हमने मौसम के अंदर इस एक जून के महीने के अंदर टेम्परेचर को नापा, अगले महीने में अगले साल के जून में फिर टेम्परेचर को नापा, तो दोनों महीनों के जो तापमान में क्या अंतर आया है। इस तरीके से हम ऐसी सूचनाओं को अपने लिए आने वाली रणनीतियाँ तैयार कर सकते हैं सूचनाओं को इकट्ठा करके। तो ये जितना भी डाटा होता है, ठीक है, इन सभी डाटा को हम जिस मैथ की ब्रांच में पढ़ते हैं उसे कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, इसमें सभी जितने भी हमारे पास डाटा होते हैं उनके बारे में एनालाइज किया जाता है। फिर अगला आता है हमारा आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़े कहते हैं। आप इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे एक बच्चा है, एग्ज़ाम देता है, ठीक है, तो उसने फर्स्ट टर्म में एग्ज़ाम दिए, उसके एग्ज़ाम की रिपोर्ट कार्ड आई, रिपोर्ट कार्ड में मैथ, इंग्लिश, साइंस सबके उसके मार्क्स आए। ठीक है, चाहे वो अच्छे आए हों, ख़राब आए हों। फिर इसी तरीके से फाइनल टर्म के अंदर उसके एग्ज़ाम में मार्क्स आए। अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दोनों के जो मार्क्स आएंगे, इन दोनों को हम एक साथ इकट्ठा करके जब देखते हैं तो पता लगाते हैं कि बच्चे ने इम्प्रूवमेंट की है या नहीं की है। अगर नंबर पहले के मुकाबले में बढ़े तो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, अगर घटे तो नंबर उसके इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। इससे हम उसके लिए बेहतर प्लानिंग करके पढ़ाई में उसको और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इकट्ठा किए गए आंकड़ों को हम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहेंगे? आंकड़े, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डाटा। अब आती है बारंबारता। बारंबारता क्या होती है? देखो, नाम से ही पता लग रहा है, बारंबारता। कोई अक्षर जब बार 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 रिपीट होता हो तो उसे हम कहते हैं बारंबारता। दिए गए आंकड़ों में कोई प्रेक्षण कितनी बार आता है, यह उस प्रेक्षण की बारंबारता कहलाती है। जैसे मैंने एक डाटा इकट्ठा किया यहाँ पे, 1 3 5 6 2 3 6 5, मतलब मैंने एक डाइस है जिसको बार बार उछालता रहा, नंबर जो है लिखता रहा। पहली बार उछाला 1 आया, दूसरी बार उछाला 3, फिर उछाला 5 6, ऐसे उछालता रहा। तो यहाँ पर मैंने नंबरों को लिख लिया है। अब एक यहाँ पर कितनी बार आया? 1 2, तो मैंने इसको लिख दिया कि 1 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी बारंबारता होगी। इंग्लिश में इसको कहेंगे फ्रिक्वेंसी। फिर यहाँ पे मैंने लिखा 2, 2 कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया, 3 बार लिख दिया। 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4, तो मैंने 3 के सामने लिख दिया कि 3 4 बार आए। तो इसे हम कहते हैं बारंबारता यानी कि फ्रिक्वेंसी। अगला आता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वह वर्ग या ग्रुप होता है जिसमें सभी प्रेक्षण बटे होते हैं। यानी कि जो डाटा दे रखा हमें, इसी डाटा को या किसी और डाटा को हमने उनका ग्रुप बना के डाल दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैंने डाल दिया कि जैसे मान लो क्लास में बच्चों का मैंने कोई टेस्ट लिया 30 मार्क्स का, जिसमें 0 से 10 मार्क्स लाने वाले 8 बच्चे हैं, 10 से 20 लाने वाले 15 बच्चे हैं, 20 से 30 नंबर लाने वाले 20 बच्चे हैं। तो मैंने मार्क्स का क्या करा, ग्रुप बना दिया। ठीक है, दो तरीके होते हैं हमें मार्क्स बताने के, कि एक तो ये भैया रोल नंबर 1 के इतने नंबर आए, रोल नंबर 2 के, 3 के, 4 के, पर्टिकुलर हर एक बच्चे को मैंने मार्क्स बताए। दूसरा मैंने ग्रुप बना दिया कि 0 से 10 नंबर लाने वाले 8 बच्चे हैं, 10 से 20 लाने वाले 15 बच्चे हैं, 20 से 30 लाने वाले 20 बच्चे हैं। तो इनका जो ग्रुप बनाया मैंने, इसी ग्रुप को हम कहेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में देखो अलग अलग नंबर हमारे, तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ लेते हैं 20 और 30। ठीक है, हमने एक ग्रुप लिया, इस ग्रुप में 30 को वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, इसको कहेंगे उच्च सीमा, इसको कहेंगे हम निम्न सीमा। हर एक ग्रुप के अंदर जो बड़े वाला नंबर होगा, जैसे 10 और 20 है, ये उच्च सीमा होगी, ये निम्न सीमा, उच्च सीमा, ये निम्न सीमा होगी। हर एक ग्रुप में अपनी अपनी होगी, जो बड़ा नंबर होगा वो उच्च है, जो छोटा होगा उससे वो निम्न होगी। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ग अंतराल किसे कहते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे वर्ग चिन्ह की।
वर्ग अंतराल का मध्य मान वर्ग चिन्ह कहलाता है। जैसे हमें बोल दे वर्ग चिन्ह निकालो, ठीक है, 1 नंबर के सवाल में डाल दे, तो जो एक ग्रुप बना होगा उस ग्रुप में बड़े वाले नंबर छोटे वाले नंबर दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड कर दो, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे 20 और 30 है, बोले इसका वर्ग चिन्ह निकालो, तो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड करा, दोनों को जोड़ने 50 आया, 2 का डिवाइड दिया 25। इसे क्या कहेंगे हम? वर्ग चिन्ह। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है ग्राफीय प्रदर्शन। जो हमारा 9th क्लास के अंदर जो सिलेबस है उसके अंदर ग्राफ बनाने के लिए आएंगे चैप्टर नंबर 14 में। ग्राफ यहाँ पे कुल मिला के 3 तरीके से बनाए जा रहे हैं। पहला दंडालेख बार ग्राफ, दूसरा आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम, तीसरा बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हमें तीनों में पहले तो अंतर समझ में आना चाहिए कि तीनों में फ़र्क है तो है क्या। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे दंडालेख की। दंडालेख होता क्या है? दंडालेख को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मेंशन की है। देखो यहाँ मैंने एक दंडालेख बना भी रखा है, बार ग्राफ। सभी बार ग्राफ एक ही आधार पर होने चाहिए। जैसे मैंने अलग अलग ये रेक्टेंगल बने हुए हैं, बार ग्राफ बोलते हैं, ये एक ही आधार पर होने चाहिए बार ग्राफ होने के लिए। दंड आलेख में प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई समान होनी चाहिए। देखो ये ग्राफ है, इसकी चौड़ाई कितनी? 1 यूनिट, ये भी 1 1 1, यानी इनके बीच की जो चौड़ाई होगी ये वाली आयत की, ये एक समान रहनी चाहिए। नहीं नीचे से तो चौड़ा, ऊपर से पतला, फिर चौड़ा, फिर पतला, नहीं, एक है तो एक ही रहेगी, इनकी सबकी समान ही रहेगी चौड़ाई। बार की ऊंचाई दिए गए आंकड़ों के संगत होनी चाहिए। मतलब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही इनकी ऊंचाई डिसाइड होगी। जैसे कि क्वेश्चन बोला गया 1 ओवर में 14 रन मारे, तो ग्राफ बार ग्राफ बनाओगे तो उसको 14 तक ही दिखाना होगा हमें। दूसरे ओवर में 10 रन बनाए तो यानी 10 तक ही इसको बढ़ाओगे खाली। तीसरे ओवर में 12 रन बनाए तो तीसरे ओवर का ग्राफ सिर्फ 12 हाइट तक ही जाएगा। चौथे ओवर में 6 रन बनाए तो चौथे ओवर की हाइट जो रहेगी वो 6 तक ही जाएगी। यानी जो डाटा आपके पास दिया होगा उसी डाटा के अनुसार ही आप इसकी हाइट को लोगे। ठीक है। अगला, प्रत्येक बार के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। जैसे आपका पहला बार बन गया, दूसरा हो गया, इनके बीच की जो दूरी है, अगर आप यहाँ 2 यूनिट लेना चाहते हो 2 यूनिट ले सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही लेना है। मैं आपको एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे मैंने शीट ली, मैं इसके ऊपर बार ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लो मैंने पहला बार ग्राफ बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके बीच में 1 यूनिट और 2 यूनिट, 2 यूनिट का गैप छोड़ना चाहता हूँ, 2 का छोड़ दिया। फिर अगला बनाया, ये 1 यूनिट 2 यूनिट, 2 छोड़ दिया। अगला बार ग्राफ बनाया। कहने का मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो समान रहनी चाहिए। अगर आप 1 का लेके चलो, जैसे इसमें मैंने 1 का लेके बनाया, 1 का 1 का 1 का, तो ये जो गैप है यानी एक बार ग्राफ बनने के बाद जो बीच में स्पेस आएगा, खाली जगह आएगी, ये हर बार समान ही रहेगा। जैसे कि पहला बार बना, इसके बीच में 2 यूनिट का गैप रखा मैंने, फिर बार बनाया, इनके बीच में 2 यूनिट का गैप रखा, फिर बार बनाया, तो अगला गैप फिर 2 यूनिट का ही छोड़ना पड़ेगा हमें। मेरा कहने का मतलब ये है, इन बार के बीच का जो खाली स्पेस है ये एक जैसा रहेगा। 2 है 2 रहेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, हर जगह पे 2 ही चलेगा। क्लियर? तो ये होता हमारा दंड आलेख। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने एक बार ग्राफ भी बना के दिखाया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसको और अच्छे से समझ सकें हम। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, विषय अंक, हिंदी में 78 मार्क्स, मैथ में 75, विज्ञान में 76, सामाजिक विज्ञान में 77, संस्कृत में 72। ये मार्क्स आए हैं बच्चों के, एक बच्चे के। ठीक है, कितने में से? मान लो 80 में से ये नंबर उसके आ रखे हैं। इनको हमें बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ बनाते समय देखो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम यहाँ पे स्केल क्या चूज़ करेंगे। अगर आपको 2 2 का गैप लेना, आप 2 2 का ले सकते हो, 5 5 का लेना 5 5 का ले सकते हो। लेकिन बेहतरीन ये होगा जितना आपका स्केल छोटा होगा, मतलब आप गैप कम से कम रखते हो, 2 2 की जगह 1 1 का गैप रखते हो, या 10 10 की जगह 5 5 का, जितना आपका गैप कम होगा ग्राफ उतना ज़्यादा एक्यूरेटली बनेगा। तो इसको एक्यूरेटली बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये सारे नंबर 70 से ज़्यादा के हैं, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो हमारी वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, इस पर किंक बना दिया। ये कुछ जेड के जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि मैं सीधा 0 से जंप लेके 71 पे जा रहा हूँ। उसके आगे गिनती फिर मैंने एक एक गैप लिया, 71 2 3 4 5 6 7 8,
यानी कि मैं जब देखो 70 से नीचे के नंबरों का मेरे को कोई यूज़ ही नहीं है, मेरे जो ग्राफ है सारे 70 से अबव है। तो मैं अब अगर इसको ज़ीरो से लिखना शुरू करता, 0 1 2 3, तो मेरी ग्राफ कॉपी ही छोटी पड़ जाती, ग्राफ ही नहीं बन पाता। इसीलिए मैंने किंक बना के सीधा स्टार्टिंग कर ली 71 से कि भैया इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम सीधा 71 से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मैंने गैप लिया एक एक यूनिट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हिंदी में 78 आए तो हिंदी नीचे लिखा, 78 तक बना दिया, जो डाटा दिया उसी की हाइट के हिसाब से चलेंगे। गणित में 75, तो मैंने इसको 75 तक बना दिया। अब इससे आपको प्लस पॉइंट क्या मिलेगा कि जो नंबर आपके पास होंगे आप उन्हीं नंबर को डायरेक्टली दिखा सकते हो। यहाँ पे विज्ञान में 76 है तो विज्ञान को आप 76 तक बना दिया, सामाजिक विज्ञान में 77 है तो आपने इसको 77 के बराबर दिखा दिया। अगला संस्कृत में यहाँ पे, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ग्राफ बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी नंबर है, अगर आपके नंबर इस फॉर्म में ना दे के कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, 30, ठीक है, 60, 50 या फिर 80, उस सिचुएशन में जब आप ग्राफ लेते हैं यहाँ पे, तो आप लेते 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। फिर आपका 20 का बनाना है, 20 का बना दिया, 30 का बनाना है, 30 का बना दिया। ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्केल चूज़ करोगे। नंबर अगर ऐसे हैं तो 10-10 का लेने में फ़ायदा है, लेकिन नंबर सारे के सारे 70 से अबव हैं तो किंक बनाया, सीधा अपने मेन नंबर से स्टार्ट कर दिया, जहाँ से आपको ज़रूरत हो सके वहाँ से लेके आप ग्राफ इस तरीके से बना लेंगे। क्लियर। नीचे सब्जेक्टों के नाम लिख दिए, जो सब्जेक्ट आपको दे रखे थे, ये हमारे अंक हो गए। तो ये हमारा बार ग्राफ तैयार, बार ग्राफ एकदम कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे आयत चित्र को। आयत चित्र क्या होता है? ठीक, एक आयत चित्र का उपयोग सतत वर्ग अंतरालों को श्रेणीबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, आपको जो भी डाटा दिया जाएगा वो एक सतत श्रृंखला होगी। सतत श्रृंखला का मतलब है कि ये जो नंबर हो गए, अगर 0 से 10 है तो अगला ग्रुप 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 20, अगला ग्रुप यहाँ पे 20 पे एंड हुआ है, 20 से 30, अगला ग्रुप फिर इसका एंड 30 पे हुआ तो स्टार्ट 30 पे होगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। इस तरीके से आपको अंक मिलेंगे। फिर विद्यार्थियों की संख्या 5, 10, 5, जो भी आपको संख्याएं दे रखी होंगी डाटा आपका होगा। आय चित्र बनाने के लिए सतत श्रृंखला का होना ज़रूरी है। 30 है तो यहाँ 30 ही हो, 40 है तो यहाँ 40 ही हो, तभी आपका आय चित्र बनेगा। इस पहले पॉइंट का मतलब ये हुआ। इसके क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता, ऐसे आलेख को आय चित्र कहते हैं। देखो यहाँ मैंने बना रखा है, इनके बीच में पहला बॉक्स हमारा, दूसरा बॉक्स, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। जबकि हमारा जो बार ग्राफ होता है, दंड आलेख होता है, इनके बीच में देखो खाली जगह होती है, ये खाली जगह होती है, जबकि इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती। ठीक, अगला, आयतों के क्षेत्रफल संगत बारंबारताओं के समानुपात में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, इनमें कितने का गैप है? 10-10 का। ये जो गैप होता है ना, इनकी फ्रिक्वेंसी के समानुपात में होता है। अगर गैप बढ़ता है या घटता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी। ये जो होती है ना बारंबारता, ये भी बदलती है। अगर इनका गैप बदल, मान लो इन दोनों के बीच में 10 का गैप है, नीचे 20 का आ जाए तो उसकी फ्रिक्वेंसी बदलनी पड़ेगी हमें। 30 से 40 से 10 का गैप है नॉर्मल, अगर गैप कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उनकी फ्रिक्वेंसी को हमें बदलना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करके हम आय चित्र को 3 पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप नॉर्मल है, जिसमें आपको सतत श्रृंखला दी होगी और बारंबारता दे रखी होगी। अब इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले जो ये अंक दे रखे हैं, इन अंक को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और ये विद्यार्थियों की संख्या आप देखो यहाँ पे 5, 10, 15 इस तरीके से नंबर चल रहे हैं, तो मैंने 5 के गैप ले लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द नंबर 5 की टेबल में आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। बड़े से बड़ा नंबर 30 पे गया है तो मैक्सिमम 30 तक ले लिया। ये हमारी वाई एक्सिस है। पहला कॉलम है 0 से 10 पे 5 का, तो 0 से 10 पे मैंने एक आयत बनाया जो कि 5 तक गया। 10 से 20 पे कितना जा रहा है? 10 पे आ रहा है, तो 10 से 20 पे मैंने 10 तक बनाया। 20 से 30 पे
20 से 30, 5 पे जा रहा है, तो 20 से 30 मैंने 5 तक बना दिया। 30 से 40, इस तरीके से मैंने अलग अलग यहाँ पे आयत बना दिए। ठीक है, मैक्सिमम गया 80 से 90 5 पे, 80 से 90 5 पे, ये हो गया। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा आयत चित्र था जिसमें सतत श्रृंखला दे रखी थी, बारंबारताएं दे रखी थी, बारंबारताओं को वाई पे, सतत श्रृंखला को एक्स पे लिखेंगे। इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब इसकी आयत चित्र की अगली टाइप को समझने के लिए हम एक उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने दिखाया है कि आपको एक आयत चित्र बनाना है, लेकिन जो लंबाई दे रखी है पत्तियों की वो एक सतत श्रृंखला नहीं है। देखो 126 से यहाँ कितना आ रहा है 127, 135 से कितना आ रहा है 136, 144 से कितना आ रहा है 145। इनके बीच का जो गैप है वो मतलब कि ये नंबर जो है वो सेम नहीं आ रहे हैं, नंबर सेम नहीं है। अगर जब तक ये सतत श्रृंखला नहीं हो सकती तब तक हम इसका कोई भी आयत चित्र नहीं बना सकते। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको बदलना पड़ेगा। अब बदलेंगे कैसे, देखो ज़रा, ये लंबाई दे रखे हमें 118, 126, 126, 127। हमें इन दोनों नंबरों के बीच को गैप चेक करना है। 126 है, 127 है, दोनों में एक नंबर का गैप है, तो एक का करेंगे हम आधा। अगर हम एक का आधा करें तो 0.5 होता है। तो जो पहली हमारी निम्न श्रृंखला है इसमें तो हम करेंगे माइनस, और जो उच्च सीमा है इसमें हम करेंगे प्लस। 0.5 को इसमें से माइनस कर दिया 117.5, इसमें ऐड कर दिया 126.5, 127.5 में से 0.5 माइनस कर दिया 126.5, इसमें प्लस कर देंगे। यानी पहली वाली लाइन में सब में से माइनस करना है, दूसरी वाली लाइन में सब में ऐड करना है। इसमें माइनस किया 0.5, 135.5, इसमें माइनस करें 144.5, 153.5 माइनस किया 162.5, माइनस किया 171.5, इनमें ऐड करना है। 135 है तो 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। अब देखो, अब ये बन गई सतत श्रृंखला। 126 से 126.5 से 126.5 दोनों नंबर मैच हो गए, इसे बोलेंगे हम सतत श्रृंखला। बारंबार हमारी उतनी रहेगी। अब इसको दिखाना हमें, देखो मेरा नंबर जो है 0 से स्टार्ट ना होके 117.5 से शुरू हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ किंक बनाया। किंक बना के स्टार्टिंग मैंने सीधी किससे कर दी 117.5 से। क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो नंबर है वो मेरे लिए यूज़लेस है, उनका कोई यूज़ ही नहीं है। इन केस अगर मैं 0 से गिनती बंद करता हुआ लेके आता इसको, ठीक है, 7.5, 17.5, फिर 27.5 लेके आता है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, उन नंबरों को मुझे दिखाने नहीं है। मेरा जो डाटा वो शुरुआत ही 117 से कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे 117 लिया। लेकिन ध्यान रहे इनके बीच का गैप हमेशा एक जैसा ही चलना चाहिए, गैप में कमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 117.5, 126.5, 135.5, इनके बीच का जो इंटरवल है वो सबके बीच में क्या है, कॉमन है। कॉमन होने का मतलब है जैसे 126.5 और 117.5, इन दोनों को माइनस करके देखा कितना है 0, कैरी देगा 16, 1, 16 में से 7 गए 9, 0, कितने गया पारा 9 का 135.5 और 126.5, माइनस करेंगे इनको 0, कितना है 9। यानी हर बार हर नंबर के बीच में 9 का ही गैप चलेगा, चाहे आप 7 का गैप लेके चलो हर नंबर के बीच में, चाहे 8 का गैप लेके चलो, नंबरों के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, इंटरवल। तो पहला नंबर है 117.5, इसमें 9 जोड़े 126.5, इसमें 9 जोड़े 135.5, फिर 9 जोड़े, इस तरीके से नंबरों को लिख दिया। अब ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको हम दिखाएंगे यहाँ पे, इनको मैंने दिखाने के लिए इंटरवल लिया 2 2 का, 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ देखो, यहाँ किंक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि भाई ये शुरुआत ही 0 से कर रहा है। 0 से 2, शुरुआत में 2 का गैप चला, 2 से 4 फिर 2 का गैप चला, फिर 4 से 6 2 का गैप चला। यहाँ पर 9 का तो गैप चल रहा है, ठीक है, बट उससे पहले के नंबरों को ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे किंक बना दिया, जिसको जिगजैग भी कहते हैं। अब 117.5 से 126.5 पे कितना आ रहा है 3, तो इन दोनों के एक आयत बना दिया, 2 और 4 के बीच में आ जाएगा 3। फिर 126.5 से 135.5 में 5 आ रहा है, तो इन दोनों को फिर मैंने 4 और 5 4 और 6 के बीच में आ जाएगा 5। फिर अगला 9, 8 और 10 के बीच में आ जाएगा 9। फिर अगला कितना 12 बना दिया, 153.5 से 165.5 पे 5 आ रहा है, ये रहा हमारा।
4 और 6 के बीच में आ जाएगा 5। इस तरीके से हम अलग अलग यहाँ पे, तो इस तरीके से हम सारे यहाँ पे आय चित्र बना लेंगे। 162.5 से 171.5 में कितना आ रहा 4, तो इसको 4 तक लेके बना लिया। तो ये हमारा आय चित्र यहाँ पे बन के तैयार है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये शतज श्रृंखला होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हम शतज श्रृंखला बनाएंगे, फिर इसका आय चित्र यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा शुरुआत करते हैं थर्ड टाइप की, ठीक है, यानी कि आय चित्र की तीसरी टाइप। ने पहले नॉर्मल थी, दूसरी शतज श्रृंखला नहीं दे रखी थी, बनाया पड़ा। तीसरा देखो, एक तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छिकता के लिए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या निम्न बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। यानी कि टेलीफोन डायरेक्टरी की बुक है जिसके अंदर कुल मिला के 100 लोगों के नाम दे रखे हैं, कुल नाम है, सर नेम है उनके, ठीक है। तो उनको इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको इसके हिसाब से बताया गया है कि जैसे कि जिसमें 1 से लेकर 4 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट थे, ऐसे कुल मिला के 6 नाम थे। 4 से 6 लेटर वाले 30 लोग थे। 6 से 8 वाले 44, 8 से 12 वाले 16, 12 से 20 वाले 4। इन कुल नामों की संख्या को हम बोलेंगे फ्रिक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। और इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल, यानी कि CI। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनके बीच का जो अंतर है ना वो एक समान नहीं है। ये शतज श्रृंखला तो है, 4 है 4 है, 6 है 6 है, 8 है 8 है, लेकिन मैंने आपको इसका एक पॉइंट बताया था कि वर्ग अंतराल की जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो इनकी बारंबारता के समानुपात में होता है। यानी कि इनकी जो साइज़ है वो घट जाए या बढ़ने से उनकी फ्रिक्वेंसी में चेंजेस करना पड़ेगा। इनके बीच में गैप है 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का और यहाँ 8 का। गैप एक जैसा नहीं है, तो पहले हमें इसकी जो टेबल है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जो करने का तरीका वो यह है, आयत की जो लंबाई होगी वो डिपेंड करेगी न्यूनतम वर्ग अंतराल, जो इनके बीच का सबसे कम डिफरेंस रहा होगा उसे रखेंगे ऊपर, नॉर्मल नंबर का जो अंतराल होगा वो नीचे, और गुणा में कर देंगे उसकी फ्रिक्वेंसी को। उससे हमें इसकी कुल ऊंचाई के बारे में पता लग जाएगा कि हर एक वर्ग अंतराल की कितनी ऊंचाई रहेगी। इसको समझने के लिए इसी टेबल को मैंने दोबारा से रीड्रॉ किया। कितने गैप है, 3 का, 2 का, 2 का, 4 का और यहाँ पे 8 का, ठीक है। फिर अगला कॉलम हमें दे रखा है किसका, फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी में दे दी 6, 30, 44, 16, 4, ठीक है। अगला कॉलम बनाया मैंने समायोजित बारंबारता। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे छोटा नंबर कौन है, 2, 2 को रखेंगे ऊपर, इसकी जो अंतर है वो से रखेंगे 3, 2 ऊपर इसका अंतर 2, 2 ऊपर इसका अंतर भी 2, 2 ऊपर इसका अंतर 4। यानी कि जो मिनिमम नंबर होगा वो सबके ऊपर आएगा और जो इनका अंतर होगा वो नीचे आएगा। आप इसको ऐसे समझे कि जैसे कि मिनिमम अंतर कितना है, 2, 2 बटे 2, 2, 2, 2, इस तरीके से लिख लिया। लिखने के बाद इनका अंतर कितना है, 3, इसका है 2, इसका है 2, इसका है 4, इसका है 8, लिख लिया। अब आपको जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है बारंबारता वो मल्टीप्लाई में कर देंगे, इंटू 6, 30, 44, 16, 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कट गया 30 आया, 2 से 2 कट गया 44 आया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इस तरीके से हम टेबल को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने सबको एडजस्ट करके लिख दिया, 4, 30, 44, 8 एंड 1, यह आ गया। आने के बाद अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। अब 1 से 4 पे कितना आ रहा है, 4। तो यहाँ देखो मैंने ग्राफ बना रखा ऑलरेडी। यहाँ नीचे नंबर ले लिए मैंने, जो वर्ग अंतराल थे मैंने गैप लिया 2 का, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ध्यान रहे इनका जो अंतर है वो एक समान रहना चाहिए, ये नहीं किसी का ज़्यादा हो गया किसी का कम हो गया, ऐसा नहीं होगा। अब हमारी जो बारंबारता है वो इसे ना लेके हम इसे लेंगे, 4, 30, 44, 8, 1 आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गैप ले लिया 4 का, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 46, 36, 40, 44 ले लिया। अब पहला मेरा ग्राफ है 1 से 4 पे 4 तक बनाना है। तो देखो ज़रा, एक ये रहा, 0 और 2 के बीच में आएगा 1, 4 ये रहा, 1 से 4 में कितना, 4 तक मैंने आयत बना दी। फिर अगला कॉलम हमारा 4 से 6 पे 30, तो 4 से 6 पे मैंने ग्राफ को 30 तक बना दिया।
28 और 32 के बीच में कितना आएगा 30। अगला है 6 से 8 पे 44, 6 से 8 आ डाला और कहाँ तक गया 44 तक, तो 44 का कहाँ रहा, ये रहा, पूरा इसका लंबा वाला चला गया ग्राफ। फिर अगला है 8 से 12 पे 8, ये रहा हमारा 8 और ये रहा 12, कितना आ रहा 8, ये बना दिया। 12 से 20 पर आ रहा 1, तो ये 12 और ये 20। अब देखो 0 और 4 इनके बीच में आएगा 2, और 2 का भी आधा कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 1। 12 से 20 पे आ जाएगा 1। ये वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, ये कुल नामों की संख्या। अगर हमारा सतत श्रृंखला का अंतर एक समान नहीं होगा तो पहले उसको हमें समायोजित करना पड़ेगा, मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका बार ग्राफ इस तरीके से हम बना सकते हैं, वरना बनेगा ही नहीं, गलत बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुभुज की। देखो बारंबारता बहुभुज को भी हम उदाहरण के द्वारा से ही समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक कॉस्ट लिविंग इंडेक्स का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं, यानी कि सतत श्रृंखला में दी गई है और इसमें सतत श्रृंखला मिलेगी हमें। ये खर्च दे रखा है, ये सप्ताहों की संख्या दे रखी है। अब बारंबारता बहुभुज होता है एक तरीके से रेखाखंडों द्वारा बनाया गया कोई बहुभुज। अब इसको बनाने के दो तरीके, एक होता है आयतचित्र की सहायता से, एक होता है नॉर्मल प्लेन उसको बना दिया जाए। तो पहला तरीका हम सीखेंगे आयतचित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज बनाना। आयतचित्र अभी बना के आए हैं, ये नॉर्मल है क्योंकि इनके सबके बीच का जो गैप है वो कितना है, एक समान है, 10 10 का ही है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ कैसे बनाया, देखो ये जो नंबर हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे 2 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसको 2 2 का गैप ले लिया। देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये जो नंबर है देखो 130 से नीचे के नंबर का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो इनको बनाने की ज़रूरत ही नहीं, 130 से नीचे नंबर होगा, बाकी सारे नंबर 10 10 के इंटरवल पे चल रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे किंक बनाया, किंक बना के सीधी शुरुआत किससे कर दी, 130 से, 130 140 150 160 170 180 190 200 200 10 तक बना दिया। पहले बनाएंगे आयत चित्र, उसके बाद में इसका बनाएंगे हम बारंबारता बहुभुज। 140 पे 150 कितना आ रहा है 5, तो 140 पे 150 5 पे आ रहा है, तो 4 और 6 के बीच में आ जाएगा 5, ये पहला आयत बना दिया हमने। अगला 150 से 160 कितना आ रहा है 10, 150 से 160 10 आ रहा है, 10 पे बना दिया। अगला है 160 से 170 20, 160 से 170 पे 20 आ रहा है, 20 तक बना दिया। इसी तरीके से हमने बाकी के भी आयत बना दिए। बनाने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि पहली आयत थी इसके बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, दूसरी आयत के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, तीसरी आयत के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, चौथी आयत के बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट, आयत के बीच वाले पॉइंट लेने हमें, और फिर इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया। ये तो होगी बात आयत की। अब आयत से पहले भी हमारा कोई नंबर रहा होगा, अब ये नंबर आ रहे देखो 140 और 150 के बीच में आ रहे, यानी कि 135, ये आ रहा होगा 155, ये आ रहा होगा 165, 175 185 195, तो अगला नंबर कितने पे आएगा 205 पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो बारंबारता बहुभुज होता है एक्स पे शुरू होगा और एक्स पे ही इसका एंड होगा। अब ये पॉइंट तो चलो हमें मिल गया होगा, ये वाला पॉइंट कैसे होगा, अब 135 से पहले क्या रहा होगा ये 145 से पहले क्या रहा होगा 135, तो इस बी पॉइंट को हम इससे भी मिला देंगे, ये यहाँ पे शुरू होगा और यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगा। ये है आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज बनाना। यह हमारा निर्वाह खर्च सूचकांक है, ये हमारी सप्ताहों की संख्या है। अब उसी सवाल को अगर हम करें केवल और केवल बिना आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुजन बनाए, तो उसका तरीका क्या होगा, सबसे पहले में वर्ग दे रखा है 140 150, ये हमारे वर्ग हैं, इन दोनों को जोड़ना है, 2 का डिवाइड करना है 145, दोनों को जोड़ना है, 2 का डिवाइड करना है 155 165 175 185, ये आगे। अब जिस तरीके से ये नंबर हमारे चल रहे हैं इनमें कितने गैप आ रहा है, 10 10 का गैप आ रहा है, तो 145 से पहले नंबर हमारा कौन सा रहा होगा 135, 195 के पीछे बाद में कौन सा नंबर रहा होगा 205। ठीक है, इनको लेके अब हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा, ठीक है, अब
135 है, इसके आगे बारंबारता नहीं दे रखी, कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो, इसके आगे कुछ भी नहीं देगा तो कुछ ज़ीरो लेंगे हम बारंबारता। ठीक है, ये तो टोटल नंबर दे रखा है 52 हमारा। तो 135 पे कितना, ज़ीरो। अब देखो हमारी जो गिनती की शुरुआत हो रही है वो 135 से हो रही है, उससे पहले के नंबरों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने क्या बनाया, सीधा किंक बनाया और नंबरों की शुरुआत कर दी 135 से। 135, 145, मैंने 10 का गैप रखा, 155, 165, 175, 185, 195, 205, 250, सब में 10 का गैप रखा। और यहाँ मेरी जो बारंबारता है, नॉर्मली सारे के सारे दो के टेबल में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने दो का टेबल बनाया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, अब 135 पे ज़ीरो, तो हम क्या देखेंगे, ये हमारा 135 पे ज़ीरो पहला आ गया। ठीक है, जैसे हमने चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट प्लॉट करना सीखा था ना, बस कोऑर्डिनेट ही प्लॉट करने में। 145 पे 5, तो 145 तो ये रहा हमारा, और 5 4 और 6 के बीच में आएगा, तो इधर से गए यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया। अगला 155 पे 10, तो देखो नीचे से आया 155 और इधर से आया 10, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अगला 165 पे 20, 165 पे ये हमारा आ गया 20। अगला 175 पे 9, 175 ये रहा, और देखो 8 और 10 इनके बीच में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 185 पे 6, 185 ये रहा, 6 ये रहा, ये वाला पॉइंट आ गया। फिर अगला है 195 पे 2, 195 ये रहा, 2 ये रहा, दोनों को मिला दिया। अगला है 205 पे 0, 205 ये रहा, 0 ये रहा, सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा बारंबारता बहुभुज यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। ये निर्वाह खर्च सूचकांक सप्ताहों की संख्या। क्लियर, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं इंग्लिश में इसको, हिंदी में बारंबारता बहुभुज। ये सिंगल है, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम में हमसे डबल भी पूछ लिया जाता है, लेकिन दोनों को करने का तरीका सेम ही रहेगा। मैं एक डबल वाले का एग्जांपल देके आपको और समझा देता हूँ। देखो डबल वाले में क्या होगा, एक डॉक्टर किसी बीमारी के निदान के लिए दो तरीके सुझाते हैं, एक केवल दवाइयाँ देकर और दूसरा ध्यान व योग के द्वारा। अब अलग अलग एज ग्रुप दे रखे हमें, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, यहाँ दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या है, यानी 20 से 30 एज वाले ऐसे 20 मरीज हैं जो दवाई लेके अपना इलाज करते हैं। यहाँ ध्यान और योग से करने वाले लोग हैं इलाज अपना, ऐसे 5 है। इसमें 30, 12, 42, 20, 40, 30, 30, 20 टेबल दे दी। इसे हमने मान लिया फ्रिक्वेंसी ऑफ ए ग्रुप, फ्रिक्वेंसी ऑफ बी ग्रुप। एफ रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता, ए पहला ग्रुप मान लिया, बी दूसरा ग्रुप मान लिया। सबसे पहले अगर हमें इसका बारंबारता बहुभुज बनाना है तो हमें इन सबकी मिड वैल्यू चाहिए। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ो, 2 का डिवाइड करो, सिंपल सी बात है। तो ये जो हमें आयु दे रखी है, मध्य बिंदु निकालेंगे, 20 + 30 50, 50 का आधा 25, दोनों को जोड़ा 70, 70 का आधा 35, दोनों को जोड़ा 90, 90 का आधा 45, दोनों को जोड़ा 110, आधा करेंगे 155, दोनों को ऐड करेंगे 130, आधा करेंगे 65, मिड पॉइंट आ गया। ये जो हमारी नंबर थे इसे मैंने एफ ए मान लिया, इस वाले को एफ बी मान लिया। अब नंबरों को देखिए, हमारे नंबर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, 25 से, एंड कहाँ हो रहा है 65 से। अब इनमें गैप कितने का चल रहा है, 10 10 का। 25 से पहले नंबर कौन सा रहा होगा, 50, उसकी फ्रिक्वेंसी 0, यहाँ पर भी 0। 65 के बाद कौन आएगा, 75। कैसे पता लगा, इनका गैप देखो कितने पे चल रहा है, 10 10 का गैप चल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 कम कर दिए 15, 10 बढ़ा दिए 75, तो ये 0 0। इसीलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि हमारे जो बहुभुज है वो 0 से शुरू होते 0 पे ख़त्म होते हैं। तो पहले ए को बनाएंगे, 15 पे 0, 15 हमारा, अब देखो 15 से नीचे के में कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैंने किंग बनाया और सीधा शुरुआत कर दी 15 से, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75 इस तरीके से बना दिए। फ्रिक्वेंसी जो हमारी है ऑलमोस्ट 4 के टेबल में आ जाएगी, तो यहाँ मैंने 4 का टेबल ले लिया। चाहो तो आप 2 का भी ले सकते हो, 3 का भी ले सकते हो, बट कोशिश ये करें कि नंबर सारे के सारे मैक्सिमम उस टेबल में आ जाए, इतने नंबर का गैप ले।
अगर सारे 2 के टेबल में 2 का ले लो, लेकिन देखो 42 तक है, तो 2 का अगर लोगे ग्राफ बहुत लंबा चला जाएगा। 3 का लोगे तो 30, 42 और 30, ये 3 नंबर तो 3 की टेबल में आ जाएंगे, बाकी नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैंने ले दे के 4 का इंटरवल यहाँ पे ले लिया। 4 की टेबल में ये भी आ जाएगा, ये भी नंबर आ जाएगा, ये हाफ में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिया 4 का, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरीके से नंबर ले लिए। लेने के बाद 15 पे 0, ये रहा 15 0। अगला 25 पे 20, तो 25 पे 20 लेंगे। देखो ये 20, आगे पॉइंट हमारा, इसको ए नाम दिया, इसको बी दिया। 35 पे 30, नीचे से 35 और इधर से 30, 28 और 32 इनके बीच में आ जाएगा 30, सी पॉइंट दे दिया। 45 पे 42, 45 ये रहा, और 42, 40 और 44 के बीच में आ जाएगा 42, ये पॉइंट हो गया। फिर अगला 55 पे 40, 55 ये रहा, और कितने पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है, तो 45 ये रहा हमारा, और 42 है, तो 40 और 44 के बीच में आ जाएगा 42, ये वाला पॉइंट हो गया। अगला 55 पे 40, तो नीचे से आएगा 55, इधर से आएगा 40, ये पॉइंट हो गया। अगला ये हो गया 65 पे 30, 65 ये रहा, और 30 हमारे 28 और 32 के बीच में आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया। 75 पे 0, तो 75 पे 0 ही हो गया। इन सभी पॉइंटों को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो मैंने दिखाया जो डार्क लाइन है वो दवाई लेने वाले मरीजों की संख्या है। अगला फिर योगा वाला है, सेम स्टार्टिंग करनी है। 15 पे 0, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सेम ही हो गया। 25 पे 5, तो देखो 25 ये रहा, 4 और 8 के बीच में आएगा 6, 6 का भी आधा, हाँ 6 और 8 के बीच में ले लिया 5। ठीक है, सॉरी 4 और 8 इनके बीच में आएगा 6, 6 और 4 के बीच में आएगा 5, तो ये आ गया। 35 पे 12, 35 पे 12, ये पॉइंट हो गया। 45 पे 20, नीचे से 45, इधर से 20, दूसरा पॉइंट आ गया। 45 पे 20 हो गया हमारा। 55 पे 30, ये रहा हमारा 55 और 30, 28 और 32 के बीच में आ जाएगा 30, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देखो जी दे रखा था, इसको दे दिया HIJKL, ये तो सेम ही रहेगा। इसी तरीके से 65 पे 30, 65 ये रहा, सॉरी 65 पे 20 है, ब्लू वाला लेना है। ठीक है, 65 पे 20 ये रहा, और लास्ट वाला 75 पे 0 वो है ही। इसको हमने डैश वाली लाइन से दिखा दिया ताकि दोनों पॉलीगन में फ़र्क रहे। दोनों ही सेम बना दें तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा दवाई लेने वाले हैं, कौन सा ध्यान और योगा करने वाले हैं। तो मैंने लिख दिया जो डैश वाले हैं वो योगा और ध्यान करने वाले हैं। इस तरीके से 3 जो फॉर्म है बहुभुज की वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों फॉर्म समझ में आ गई होगी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको पूरा चैप्टर एकदम ईजीली क्लियर हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया सारा कुछ जो आपकी बुक में दे रखा है वो सारा कुछ यही है। क्लियर, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें।